ओके, गुड मॉर्निंग। आप सबों का स्वागत है। यू आर वेलकम पुष्पेश सर जी के क्लास में। आज मैं जो है बताने जा रहा हूँ आपको परिसंचरण तंत्र के बारे में। बायोलॉजी का चैप्टर है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बारे में। इसमें जो है ब्लड का जो फ्लो होता है शरीर में, वही है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए विलियम हार्वे, ये विलियम हार्वे जो है वैज्ञानिक है, और इन्होंने सर्वप्रथम जो है रक्त परिसंचरण की खोज की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे वैज्ञानिक ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ओके, अब जो है रक्त परिसंचरण तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। रक्त परिसंचरण तंत्र को कितने भागों में? मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। इसमें एक होगा हृदय, दूसरा रुधिर, और तीसरा रुधिर वाहिनियाँ। मतलब इसमें दिल होगा, हृदय होगा, और दूसरा रुधिर वाहिनियाँ। मतलब क्या? नहीं, रुधिर, एक दिल होगा, दूसरा रुधिर यानी कि ब्लड होगा, तीसरा जो है रुधिर वाहिनियाँ, जिसमें जो है रुधिर बहने वाला नलिका होगा, जिसमें आर्टरीज और वेन शामिल। इतने भागों में बांटा गया है। किस किस में? एक तो दिल होगा जो रक्त को पंप करेगा, एक रक्त होगा, और एक जो है उसको बहने वाला जो है नाली होगा, वाहिनियाँ होगा। ये जो है यही 3 भाग में बांटा गया है। अब आगे देखते हैं बच्चों। मानव हृदय छाती के मध्य थोड़ी सी बाईं ओर स्थित होती है। मतलब क्या? मानव का जो हृदय होता है, सीना जो होता है, छाती, और जो है लंग्स होता है, उसके जो है थोड़ा सा क्या होता है, बाईं ओर होता है छाती में। किधर होता है? बाईं ओर होता है। और यह जो होता है आपका जो हृदय, जो फेफड़े में बाईं ओर होता है या छाती के बाईं ओर होता है, यह हृदय जो है पेशीय ऊतकों का बना होता है। मतलब पेशीय ऊतकों का बना जो है यह अंग है, जो एक आवरण द्वारा घिरा होता है। आवरण मतलब क्या? एक झिल्ली से जो है हृदय घिरा होता है। ऐसा क्यों होता है? ताकि, और इस हृदय आवरण, उस झिल्ली को क्या कहता है? कहा जाता है हृदय वरण, यानी पेरिकार्डियम। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम या हृदय वरण। और यह जो है हृदय वरण या पेरिकार्डियम जो होता है, इसके अंदर जो है एक लिक्विड होता है, उसको क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियल द्रव। और यह जो है लिक्विड जो है पेरिकार्डियल द्रव जो है, जो हृदय आवरण या पेरिकार्डियम में भरा रहता है, वो उसका कार्य क्या है? यह जो है हृदय को, यानी कि दिल को बाहरी आघातों से रक्षा करता है। वह जो है द्रव, यानी कि बाहरी भाग से जो है हृदय को नहीं टकराने देता है। चोट जो है डायरेक्ट हृदय में नहीं लगता है, क्योंकि पहले फ्लूइड में जो है वो लिक्विड जो है पेरिकार्डियल द्रव जो है, उसमें जो आघात आता है और वह जो है सेव कर देता है, हृदय को बचा देता है। कितना सुरक्षित हृदय होता है, देख लिए। हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। हृदय जो है इसमें 4 गो जो है कक्ष होता है। उसका डिसेक्शन यदि काटेंगे तो उसमें जो है 4 गो चेम्बर मिलेगा, और वह चेम्बर में 2 ऊपर चेम्बर होता है और 2 नीचे चेम्बर होता है। 2 ऊपर का जो चेम्बर होता है या कक्षा होता है, उसे जो है
उसको दो भाग में वह बटा होता है, दायां और बायां। ऊपर का कक्षा भी दायां बायां, ऊपर का भी कक्षा दायां बायां। तो ऊपर का जो दोनों कक्षा होता है दायां बायां, उसको कहा जाता है दायां बायां जो है अलिंद, या लेफ्ट राइट जो है ऑरिकल या एट्रियम कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। जबकि दो निचले कक्षों को दायां बायां निलय कहा जाता है। निचले कक्षे को क्या कहा जाता है? हृदय का। इसका दायां बायां निलय यानी कि दायां लेफ्ट राइट वेंट्रिकल कहा जाता है। एक समान मनुष्य के हृदय का वजन 250 से 300 ग्राम होता है। एक समान व्यक्ति जो होता है उसका कॉमन हृदय का वजन जो है 250 से 300 ग्राम होता है। एक्सेप्शन कुछ कुछ जो बलिष्ठ होता है, बलवान होता है, उसका जो है उससे बड़ा भी होता है। सामान्यतः मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय जो है मनुष्य का 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय में एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदयी चक्र होता है। हृदयी चक्र जो होता है वह होता है कि पहला स्पंदन, एक स्पंदन जो है समाप्ति से लेके और जो है अगला स्पंदन की समाप्ति तक जो समय होता है वही हृदय चक्र कहलाता है। यानी कि पहला स्पंदन की समाप्ति से लेके अगला स्पंदन होके जो समाप्त होगा वही हृदय चक्र यानी कार्डियक साइकिल कहलाता है। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। क्यों पंप की तरह कार्य करता है हृदय? क्योंकि यह ब्लड को जो है पंप करके जो है पूरे शरीर में पहुंचाता है। देखिए हृदय का इसका प्रमुख कार्य क्या है? सब शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना, यानी पंप करके जो है शरीर के विभिन्न भाग को जो है ब्लड या खून पहुंचाता है। हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाता है और हृदय से जो शुद्ध रक्त जाता है वह धमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाता है और जो है वो अशुद्ध रक्त जो है वहाँ से जो विभिन्न धमनियों, कहने का मतलब विभिन्न भागों से शरीर का लौटता है, वह जो है आपका वेन से, शिराओं से। यानी कि शुद्ध रक्त धमनी से जाता है और अशुद्ध रक्त शिराओं से हृदय में लौटता है। शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त, इसके बारे में जानते हैं। शुद्ध और ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है फेफड़े से हृदय में आता है। यानी कि शुद्ध कहाँ होता है? फेफड़ा में। ऑक्सीजन कहाँ जुड़ता है रक्त में? फेफड़ा में। और वहाँ से शुद्ध होके यह हृदय या दिल तक आता है और जो है यह शुद्ध रक्त जो है दिल में आके जो है पूरे शरीर में जो है इसका फिर सप्लाई होता है। शरीर के रक्त से मिलकर शरीर के रक्त में मिला ऑक्सीजन प्रयुक्त हो जाता है और जो है पूरा शरीर में जो है ऑक्सीजन का जो है इस तरह से हर सेल तक ऑक्सीजन का सप्लाई होता है शुद्ध रक्त के प्रवाह से। और अशुद्ध रक्त वहाँ से शरीर से जो है वापस या जो है भेन से जो है हृदय तक आता है, यानी शिराओं से फिर वापस हृदय तक आता है। हृदय इस रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, अब अशुद्ध रक्त जब हृदय में आ गया, अब हृदय क्या है? इस रक्त में, अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए फिर जो है हृदय इस रक्त को जो है फेफड़े में भेजता है। इस प्रकार
यह चक्र जो है निरंतर चलते रहता है। क्लियर हो गया। अब देखिए इमेज से इसको देखिए, यह क्या है, आपका लंग्स है, फेफड़ा है, नज़र आ रहा है फेफड़ा, ये है फेफड़ा। अब देखिए फिर क्या है, फुफ्फुसीय शिरा, ठीक है। यह फुफ्फुसीय शिरा यानी कि फेफड़ा से जो है ब्लड जो है शुद्ध होके आता है। फेफड़ा में जो ब्लड शुद्ध हुआ वह फुफ्फुसीय शिरा या यानी पाल्मोनरी वेन से जो है यह हृदय में आएगा, और यह हृदय के फुफ्फुसीय शिरा से जो शुद्ध रक्त फेफड़ा से हृदय में आएगा या पाल्मोनरी वेन से, यह जो है हृदय के बाएं यानी कि लेफ्ट साइड के अलिंद या ऑरिकिल में पहुंचेगा। हृदय का शुद्ध रक्त जो है लेफ्ट साइड पहुंचता है, पहले यह ऊपर के चैम्बर में पहुंचेगा अलिंद यानी कि लेफ्ट ऑरिकिल में, और जो है इसमें ट्रिपल valve लगा होता है, क्योंकि लेफ्ट ऑरिकिल और जो है लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो है एक ट्रिपल valve लगा होता है, ताकि ब्लड का उल्टा फ्लो ना हो। ऐसा नहीं कि वेंट्रिकल से ऑरिकिल में वापस आ जाए, एक ही दिशा में ब्लड बहता है, वह है ऑरिकिल से वेंट्रिकल की ओर। यही valve रोकता है उसको, मतलब क्या, रिवर्स बैक आने से। वह जो है सीधे एक दिशा में बहता है, वह ऑरिकिल से वेंट्रिकल, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाने देता है यह ट्रिपल valve। यह जो ट्रिपल valve आप देख रहे हैं। अब देखिए तो बाएं अलिंद से यानी कि लेफ्ट ऑरिकिल से ब्लड जो है अब जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, हृदय का नीचे वाला भाग में लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। अब जो है यह जो है फिर जो है एओर्टा में जाता है, महाधमनी में, और महाधमनी से इसका जो है प्रवाह शरीर के विभिन्न पार्ट में पहुंचता है, और विभिन्न पार्ट के हर सेल में पहुंचता है, और भोजन का हर सेल में जो है ऑक्सीडेशन होता है, और उससे एनर्जी निकलता है, और उस एनर्जी का हम लोग उपयोग करते हैं एटीपी के रूप में, और सारा कार्य जो है उसी एनर्जी से संपन्न होता है। अब देखिए विभिन्न भाग में जो है ब्लड पहुंच गया, शुद्ध रक्त है ना, एओर्टा से बाएं अलिंद से यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला हृदय से बाहर, और एओर्टा महाधमनी में गया, और शरीर के विभिन्न भागों में इसका सप्लाई हो गया। अब शरीर के विभिन्न भाग में जो है ऑक्सीडेशन भोजन का करने के दरमियान जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो यानी कि ग्लूकोज जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बनता है, और जो है इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है भर जाता है ब्लड में, और जो है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। अब जो है यह जो है फिर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यह जो है राइट ऑरिकिल यानी कि दाहिना ऑरिकिल में पहुंचता है, अशुद्ध रक्त दाहिना ऑरिकिल में। अब जो है फिर जो है यहाँ से दाहिना वेंट्रिकल में अशुद्ध रक्त पहुँचता है डीऑक्सीजनेटेड, और जो है वहाँ से इसका सप्लाई फिर कहाँ होगा शुद्ध होने के लिए, यह फेफड़ा में सप्लाई होगा इसका, और वह फेफड़ा में जो सप्लाई होगा वह फुफ्फुसीय महाधमनी यानी पाल्मोनरी आर्टरीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पाल्मोनरी आर्टरीज से जो है अशुद्ध रक्त जो है फेफड़ा में आता है, और फेफड़ा में इसका शुद्धिकरण होता है, साफ होता है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ता है सांस में जो लिए हैं, और वह जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, और जो है इस तरह से वह फुफ्फुसीय शिरा से जो है पाल्मोनरी वेन से जो है फिर शुद्ध रक्त हृदय में आता है। इस तरह से यह चक्र जो है चलते रहता है, और जो है हमारा जीवन चलते रहता है इस तरह से। ये हो गया। अब जो है देखते हैं इससे संबंधित कुछ और बातें।
अब अब देखिए रक्त के बारे में जानिए, ब्लड के बारे में। यह जो है ब्लड जो होता है, क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है रक्त क्या है। यह जो है तरल संयोजी उत्तक तरल संयोजी उत्तक जो है ब्लड होता है। ठीक है। अब देखिए यह एक क्षारीय विलय है। कैसा है? यह क्षारीय विलय है, यानी कि अल्काइन, जिसका पीएच कितना होता है 7.4। पीएच इसका कितना होता है ब्लड का 7.4 पीएच मान। ठीक है, यह क्षारीय हो गया क्योंकि 7 से ऊपर है। वयस्क मनुष्य में समानतः 5 से 6 लीटर रक्त होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। पुरुष की तुलना में महिलाओं में 1 लीटर रक्त कम होता है। महिला में जो है 1 लीटर कम होगा। रक्त के 2 प्रमुख भाग होते हैं। रक्त जो है उसका 2 प्रमुख भाग होता है। रक्त में जो है एक प्लाज्मा होता है, दूसरा रक्त कणिकाएं होता है। प्लाज्मा वही लिक्विड जो ब्लड का होता है। रक्त कणिकाएं यानी कि ब्लड का कण सब होता है, या उसको रुधिराणु भी कहा जाता है रक्त कणिका को। कुल रक्त का 55% भाग प्लाज्मा, शेष 45% भाग रुधिर होता है। रक्त का जो है 55% क्या होता है? प्लाज्मा, और 45% जो है आपका जो है रुधिराणु होता है, यानी कि इसके रक्त कणिकाएं होता है। रुधिर जो है 3 तरह का होता है, यानी ब्लड 3 तरह का होता है। एक लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा श्वेत रुधिराणु, तीसरा प्लेटलेट्स। कौन कौन होता है? एक लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा श्वेत रक्त रुधिराणु, यानी कि एक होता है रेड ब्लड कर्पसल्स, दूसरा जो है व्हाइट ब्लड कर्पसल्स, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में लगभग 91% जल होता है। प्लाज्मा जो लिक्विड होता है ब्लड का, उसमें 91% जल होता है। शेष 9% भाग में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, फैट, ये सब जो है होता है। रुधिराणु केवल कशेरुकों के रुधिर में पाया जाता है, यानी कि यह जो है रुधिराणु जो है कशेरुक जो वर्टिब्रेट होता है उसके ही ब्लड में पाया जाता है। कुल रुधिर का यानी ब्लड का 40% भाग यह जो है रुधिराणु होता है। रुधिराणु का लगभग 90% जो है, यानी कि रुधिराणु जो होता है उसका 90% जो है रेड ब्लड कर्पसल्स होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक जो है रेड ब्लड कर्पसल्स में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहन करता है, क्योंकि उसमें हीम यानी कि आयरन होता है हीमोग्लोबिन में, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और उसका परिवहन करता है। और जो है हीम का रंग जो है लाल रंग का होता है। इसे लाल रंग भी ब्लड को हीम ही प्रदान करता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य जो है बीमारी से लड़ने का काम जो है शरीर में व्हाइट ब्लड कर्पसल्स करता है। और जो है एक प्लेटलेट्स होता है ब्लड में, इसका कार्य है जो है ब्लड का थक्का जमाना, यानी कि चोट वोट लगने के बाद जो है ब्लड जो है बहना बंद हो जाता है, उसका थक्का हो जाता है, क्लोटिंग होता है, वो प्लेटलेट्स के कारण होता है। नहीं तो शरीर से सारा रक्त निकल जाएगा और व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। एक सामान्य मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त में होता है। ये कितना होता है? लाल रक्त कणिकाएं
54 लाख घन मिलीमीटर, और श्वेत जो है यानी WBC जो है 5,000 से 11,000 प्रति घन मिलीमीटर तक होता है। और सर्वाधिक संख्या में जो है श्वेत रक्त कण में जो है न्यूट्रोफिल्स होता है, जो 60 से 70% तक होता है। सबसे कम बेसोफिल्स होता है। आकार में WBC मोनोसाइट्स, सबसे बड़ा WBC कौन होता है? यह होता है मोनोसाइट्स। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर होता है। प्लेटलेट्स कितना जो है 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर तक रक्त में होता है। लाल रक्त कणिका अस्थिमज्जा में विकसित होता है। लाल रक्त कणिका कहाँ बनता है? बोन मेरो में। बोन मेरो में यह लाल रक्त कणिका डेवलप होता है। इनका कार्यकाल जो है 120 दिन का होता है। तिल्ली तथा प्लीहा पुरानी रक्त कणिका को नष्ट करने का कार्य करता है। तिल्ली और प्लीहा यानी स्प्लीन जो है पुराना रक्त कणिका जो है उसको समाप्त करता है। श्वेत रक्त कणिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स 2 प्रकार का होता है, कणिकामय तथा कणिका विहीन। एसिडोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल कणिकामय श्वेत रक्त होता है। 2 तरह का जो श्वेत रक्त होता है, कणिकामय या कणिका विहीन। तो इसमें लिम्फोसाइट, इसमें पहले देखते हैं एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, यह जो है कणिका में श्वेत रक्ताणु या रुधिराणु होता है, जबकि लिम्फोसाइट, मोनोसाइट यह जो है कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होता है। लिम्फोसाइट का निर्माण जो है यह जो है आपका जो है प्लीहा, लसिका ग्रंथि तथा थाइमस ग्रंथि में होता है, जो व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स का जो है पार्ट्स है लिम्फोसाइट्स। और इसका निर्माण कहाँ कहाँ होता है? स्प्लीन, लसिका ग्रंथि और जो है थाइमस ग्रंथि में। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति ल्यूकोमिया कहलाता है। जब ब्लड में श्वेत रक्त कणिका अत्यधिक मात्रा में उपस्थित हो तो इसे ल्यूकोमिया कहलाता है। इससे रक्त कैंसर भी कहा जाता है। रुधिर में जब श्वेत रक्त कणिका की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति हो ल्यूकोमिया कहलाता है। इसे रक्त कैंसर कहा जाता है। यानी कि किसी के ब्लड में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा हो वह ल्यूकेमिया कहलाएगा, यानी रक्त ब्लड कैंसर कहलाएगा। रक्त ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीग्राम में व्यक्त किया जाता है। ग्लूकोज का स्तर जो है रक्त में किसमें जो है मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की समान मात्रा जो है 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। रक्त ग्लूकोज के नियमन के लिए, यानी कि ब्लड में जो है ग्लूकोज का नियमन हो, कंट्रोल हो, उसके लिए जो है आपका अग्नाशय से यानी पेनक्रियाज से इंसुलिन नामक हार्मोन स्राव होता है, जो ब्लड में जो है ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन की कमी के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक हो जाती है और यह कारण होता है कि इससे जो है इसी को मधुमेह कहा जाता है, यानी कि डायबिटीज। यही रोग हुआ डायबिटीज, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ जाए।
ये डायबिटीज कहलाएगा। अब देखते हैं इसमें मानव रुधिर यह किस किस चीज़ का बना होता है। एक प्लाज्मा का, एक रुधिराणु का, यानी कि एक जो है लिक्विड, एक जो है कण होता है ब्लड कर्पसल्स, एक होता है प्लाज्मा। तो अब प्लाज्मा में देखिए जल कितना होता है। इसमें जो है 91% जल, फिर कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ होता है प्लाज्मा में, देख लिए। यानी कि यह जो है 55% होता है। फिर रुधिराणु ब्लड कर्पसल्स 45%, इसमें प्लेटलेट्स होता है, लाल रुधिराणु होता है और जो है श्वेत रुधिराणु होता है। यानी रुधिराणु में प्लेटलेट्स होता है, फिर रेड ब्लड कर्पसल्स होता है और जो है श्वेत ब्लड कर्पसल्स। यानी कि प्लेटलेट्स, रेड ब्लड कर्पसल्स, वाइट ब्लड कर्पसल्स होता है। अब जो है रुधिराणु जो होता है, यह जो है यह एक होता है कणिका। श्वेत रुधिराणु में श्वेत रुधिराणु जो होता है यह दो तरह का होता है। एक कणिका में श्वेत रुधिराणु, उसमें कण होगा श्वेत रुधिराणु में, वह है इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, यह कणिका में है। और जो है न्यूट्रोफिल्स, यह तीन हुआ, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स कणिका में। अब कणिका विहीन श्वेत रक्त जो होता है यह होगा आपका जो है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स। यह जो है दो तरह का हुआ। अब देखिए ज्यों ज्यों उम्र बढ़ता है त्यों त्यों जो है मानव का हृदय का दाब, रक्त दाब, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। औसत रक्त प्रेशर जो है ब्लड प्रेशर होता है 120 से 80 बाय 80। धमनियों में रक्त दाब दो अवस्थाएं होती है। पहले को संकुचितन, यानी रक्त दाब दो तरह का होता है। एक होता है प्रसंकुचन यानी सिस्टोलिक प्रेशर, और दूसरा जो है आपका होता है आपका प्रसारण दाब यानी डायस्टोलिक प्रेशर। समान तौर पर प्रसूचन दाब 120 मिलीलीटर होता है, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर यह कितना होता है 120 मिलीलीटर। और जो है डायस्टोलिक प्रेशर 80 मिलीलीटर होता है। और रक्त प्रेशर को जो है सिस्मोग्राफ या सिस्मोमेनोमीटर यंत्र से जो है मापा जाता है। स्फिग्नोमेनोमीटर से जो है ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, स्फिग्नोमेनोमीटर से। 1990 में ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक चिकित्सक कार्ल लैंडर ने 4 रक्त समूह की खोज की। यह जो है 4 रक्त समूह का खोज जो है यह चिकित्सक था कार्ल लैंडस्टीनर, वैज्ञानिक और चिकित्सक था, इन्होंने खोज किया। यह 4 जो होता है लैंडस्टीनर, और यह होता है ए 4 जो रक्त समूह है ए बी ओ है, ठीक है। अब जो है बाद में लैंडस्टीनर एवं बीनर द्वारा रीसस बंदर के रक्त में RH फैक्टर की खोज की। रीसस बंदर के रक्त में RH फैक्टर की जो है खोज की। लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में विभिन्नता पाई जाती है। और जो है लाल रक्त कण
में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में विभिन्नता पाई जाती है और एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं, और जिसे एंटीजन और प्रतिजन कहा जाता है। एंटीजन या एंटीबॉडीज कहा जाता है। यह जो है ग्लाइकोप्रोटीन के अंतर के कारण होता है। यह दो प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। दो तरह का एंटीजन होता है, ब्लड जो है ग्रुप होता है ए बी सी, ए बी या ओ में एंटीजन और एंटीबॉडीज। और जो है एंटीजन तथा एंटीबॉडीज की अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन है जिसे एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी कहा जाता है। एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन होता है जिसे एंटीबॉडीज कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एंटीबॉडीज ए, एंटीबॉडीज जो है बी। एंटीबॉडीज दो तरह का, एंटीबॉडीज ए, एंटीबॉडीज बी। एंटीजन भी दो तरह का, एंटीजन ए, एंटीजन बी। तो अब है रुधिर में ए में एंटीजन तथा एंटीबॉडीज बी उपस्थित होता है, जबकि रुधिर बी में एंटीजन बी और एंटीबॉडीज जो है ए उपस्थित होता है। यानी कि ब्लड का ग्रुप यदि ए हो तो उसमें एंटीजन जो है ए होगा, ठीक है, और जो है एंटीबॉडीज क्या होगा, बी। यदि ब्लड का ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडीज जो है ए होगा। रुधिर वर्ग ए बी में एंटीजन ए बी दोनों होता है। ए बी यदि ब्लड का ग्रुप है तो एंटीजन जो है ए बी दोनों होगा। यदि एंटीबॉडीज अनुपस्थित होता है तो रुधिर वर्ग ओ में एंटीजन अनुपस्थित होता है। ओ में जो है, इसमें ए बी में क्या होता है, एंटीजन होता है। ए बी ब्लड में जो है आपका जो है ए बी जो है एंटीजन होगा, परंतु एंटीबॉडीज जो है इसमें एब्सेंट होगा, यानी अनुपस्थित होगा। उसी तरह से रुधिर वर्ग ओ में जो है आपका जो है इसमें एंटीजन अनुपस्थित होगा और जो है एंटीबॉडीज जो है ए बी दोनों होगा। रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही तथा रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता। ए बी को क्या कहा जाता है, सर्वग्राही, और रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता। यानी कि ए बी ब्लड जो है, किसी का ब्लड वाला व्यक्ति किसी का भी रक्त ले सकता है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज नहीं होता है, इसीलिए जो है विरोध नहीं करता है किसी ब्लड का, ए बी ब्लड, क्योंकि उसमें सिर्फ एंटीजन ए बी होता है, एंटीबॉडीज नहीं होता है। और दूसरे ब्लड का जो है, कोई ब्लड जो है विरोध तब करता है जिसमें एंटीबॉडीज हो, लेकिन ए बी ब्लड में एंटीबॉडीज नहीं होता है, इसीलिए यह सर्वग्राही है, सबका रक्त ग्रहण कर सकता है। और रुधिर वर्ग ओ में जो है एंटीजन नहीं होता है, इसलिए यह किसी को भी ब्लड दे सकता है, सर्वदाता कहलाता है। अब देखते हैं, चैप्टर जो है पूरा ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और बचा होगा, अच्छा चैप्टर था। अब देखिए, किसी शरीर में भीतर से रक्त चढ़ाने में रक्त समूह का विशेष महत्व होता है। जैसे किसी को ब्लड देंगे तो उसमें जो है रक्त समूह जानना जरूरी है। अब ए है रक्त समूह ए है, बी नहीं है प्राप्तकर्ता समूह। इधर देखते हैं, वर्नस्टीन
के अनुसार ABO रुधिर वर्ग मनुष्य का आनुवांशिक लक्षण है। ABO जनक माता से रुधिर वर्ग का उनके संतानों में प्रकटन निम्न चार्ट के अनुसार होता है। अब देखिए संतान में क्या होगा। यदि माता पिता के रुधिर वर्ग O हो तो संतानों में रुधिर वर्ग संभव है O हो, वो संभव AB या AB या AB, और जो है OA हो या AA हो तो OA हो सकता है। OB या BB हो तो OB हो सकता है संतान में। AB हो तो OAB हो सकता है। O तथा AB हो AB हो सकता है। AB B तो AB हो सकता है। ओके, यह चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। थोड़ा लंबा था, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी अच्छा वीडियो था शेयर कीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि आपके लिए मैं मोर वीडियो अपलोड करता रहूं। ओके बाय। अगले जो है चैप्टर में जो है मतलब कि अगले वीडियो में इससे संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव मैं लेके आऊँगा। ओके बाय।